हेलो गाइस, वेलकम टू क्रैक बीपीएससी। जैसा कि आपको पता होगा, मैं बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग के लेक्चर्स ले रहा हूं। इससे पहले मैंने कुछ एक टॉपिक हिस्ट्री पे, कुछ टॉपिक पॉलिटी पे, कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक, एंड आज जो मैं टॉपिक कवर कर रहा हूं वो है इकोनॉमी का टॉपिक। ऑलराइट, तो देखते हैं कि इकोनॉमिक का और कौन सा टॉपिक है। दैट इज द बेसिक ऑफ इकोनॉमी, विच इज इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। ऑलराइट, तो इससे पिछले साल भी काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस को भी पहले देख लेते हैं, देन हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं कि लास्ट ईयर क्या क्वेश्चन आया था। मीन्स अगर मैं बात करूं 65th की, 65th में कौन सा क्वेश्चन आया था एंड 64th में कौन सा क्वेश्चन आया था। ऑलराइट, तो देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने लिख दिया है। ओके, और मैं इंग्लिश में इसको पढ़ रहा हूं, बता रहा हूं आपको। 65th में आपको क्वेश्चन था, डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया इन द पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म एरा। ओके, इन दिस कंटेक्स्ट एक्सप्लेन दैट हाउ स्टेट एंड मार्केट कैन प्ले अ सिनर्जिक रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। ये 65th का क्वेश्चन था। एंड 64th की अगर मैं बात करूं, 64th में था, एवेल्युएट द प्रिंसिपल अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग। ऑलराइट, तो ये दोनों क्वेश्चन आप देखोगे ये इकोनॉमिक प्लानिंग से ही रिलेटेड है। तो देखिए, अगर ये दोनों क्वेश्चन अगर किसी भी फॉर्म में अगर आपको आए तो एक मास्टर आंसर राइटिंग आपको करवा देता हूं, जिससे कि इससे रिलेटेड, इकोनॉमिक प्लानिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप इसकी मदद से कर पाओगे। ऑलराइट, चलिए, तो बिना वेस्ट करे हुए मैं चलता हूं, आपको इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन के बारे में बता देता हूं। इंट्रोडक्शन देखो, इकोनॉमिक प्लानिंग है तो आपको इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में लिखना है। ठीक है, क्या उसकी नीड पड़ी। ओके, नीड के बारे में आपको लिख देना है, यानी दैट वुड बी योर इंट्रोडक्शन। नीड आप जब बताने लग जाओगे ना, ऑब्वियस सी बात है आप हिस्ट्री में घुस जाओगे, हिस्ट्री की थोड़ी सी कंटेक्स्ट लेकर के आप आगे बढ़ोगे। और मैं आपको बार बार कहता हूं कि अगर आप इकोनॉमी के क्वेश्चन डील कर रहे हो ना, तो जितने आप डेटा दे सकते हो उतना बेस्ट रहेगा। तो आप देखोगे कि आज की जो आंसर राइटिंग होगी उसमें डेटा बहुत ज्यादा होगा। ओके, और जितना ज्यादा आप डेटा दोगे उतने ही आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो डेटा को मैं सबसे ज्यादा आज डील करने वाला हूं बॉडी पार्ट में। एंड कंक्लूजन आपको कैसा होना चाहिए, कंक्लूजन एज यू नो ये पॉजिटिव होना चाहिए, फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। ओके, और आपने जितना भी कुछ लिखा हुआ है ना उसका एक समअप कर दो आप। ओके, जितना कुछ लिखा हुआ है ना उसी चीज को आप एक शॉर्ट सेंटेंसेज में आप उसको बता दो, तो ये होता है आपका कंक्लूजन। ऑलराइट, तो चलिए अब मैं चलता हूं, आपको इंट्रोडक्शन बता देता हूं कैसा होना चाहिए। ऑलराइट, देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था, इंट्रोडक्शन आपका होना चाहिए थोड़ा सा हिस्टोरिक व्यू लेकर के आ जाए, यानी थोड़ा मिक्स होना चाहिए कि नीड ऑफ द क्वेश्चन क्या था। जैसे कि अगर इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया से क्वेश्चन है तो देखो किस तरीके से इसको डील किया गया है। देखो, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री विद मल्टीपल प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इट्स पॉपुलेशन। ऑलराइट, इंडिया की प्रॉब्लम को आपने बताया कि प्लानिंग की जरूरत सबसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि यहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है। ऑलराइट, अब देखो क्या बात करेंगे। ब्रिटिश रूल्ड द कंट्री फॉर नियरली 2 centuries एंड एक्सप्लॉइटेड इट रिसोर्सेज। अब देखो कि ब्रिटिश ने क्या किया, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर लिया। अब यहां पे क्या है, एक्सप्लॉइट करने के बाद हमारे पास रिसोर्सेज की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। रिसोर्सेज की कमी है, पॉपुलेशन हमारे पास है। ऑलराइट, आप समझ रहे हो ना, पॉपुलेशन हमारे पास है और रिसोर्स क्या है, कम है। अब उसमें क्या जरूरत पड़ेगी, प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। ऑलराइट, कुछ और प्रॉब्लम्स की भी बात कर सकते हैं हम लोग। प्रॉब्लम्स वर मेनी बिफोर इंडियन गवर्नमेंट, जैसे कि आप मास पॉवर्टी की बात कर लो, फूड शॉर्टेज की बात कर लो, इन्फ्लेशन की बात कर लो, इलिटरेसी की बात कर लो, लैक ऑफ हेल्थ केयर की बात कर लो, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लो, एक्सेट्रा वर सीरियस प्रॉब्लम, ठीक है, फेसिंग द कंट्री। ऑलराइट, तो ये आपने क्या करा, प्रॉब्लम की बात कर ली। अभी तक आपने वो सारी चीजें बताई हैं जो कि आप आगे चल के बॉडी में उसके बारे में डिस्कस करने वाले हो। इंट्रोडक्शन का मतलब वही होता है कि आप जो है ना कवर ऑफ द बुक देते हो, कि मतलब आप क्या मतलब बताने वाले हो। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। स्ट्रेटजी, प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट वॉज द आंसर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ऑलराइट, तो आप देखिए अभी तक आपने जो भी प्रॉब्लम्स बताए, प्रॉब्लम इज व्हाट, प्रॉब्लम इज पॉपुलेशन एंड अनदर प्रॉब्लम इज एक्सप्लॉइटेशन।
जो कि एक्सप्लॉइट किया था किसने, ब्रिटिश ने, और उसके कारण पॉवर्टी, इन्फ्लेशन एंड ऑल दैट जो चीजें आई, उसका आंसर आप कैसे दोगे? आंसर क्या है उसका? आंसर इज नथिंग बट प्लानिंग स्ट्रेटजी। ऑलराइट, तो आपने यहां पे नीड ऑफ द क्वेश्चन को टच कर लिया है। ओके, तो एग्जामिनर इससे खुश हो जाएगा कि आपने नीड ऑफ द क्वेश्चन को टच करा है। ऑलराइट, कि क्यों जरूरत पड़ी प्लानिंग की। अब चलते हैं बॉडी पार्ट पे। बॉडी को मैं मतलब डायरेक्ट डील करूं तो मैं थोड़ा सा आपको क्या है कि उसके बैकग्राउंड के बारे में बता देता हूं कि बैकग्राउंड क्या रहा है प्लानिंग का। देखो, प्लानिंग का बैकग्राउंड की अगर बात करूं तो प्लानिंग कमीशन को हम पहले समझेंगे। ओके, तो ये देखो, ये रहा प्लानिंग कमीशन। और प्लानिंग कमीशन कब आया था? 15 मार्च 1950 को आया था। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट इज डिसोल्यूशन ऑफ प्लानिंग कमीशन, वो कब हुआ था? 2014 में हुआ था। ओके, और अगर डेट आप ध्यान रखो तो वो था 17 अगस्त 2014। ओके, अब देखिए, उसके बाद प्लानिंग कमीशन को किसने रिप्लेस किया था? उसको किया था नीति आयोग ने। ऑलराइट, नीति आयोग ने 1 जनवरी 2015 को क्या कर लिया था? प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया था। ओके, तो इसकी बात कर लेनी है कि प्लानिंग कमीशन को नीति क्या कर लेगा? रिप्लेस कर लेगा। ओके, कब? 2015 की बात है। ऑलराइट, तो अभी हम क्या करेंगे, कंबाइंड इन सब चीजों को देखेंगे कि प्लानिंग कमीशन का क्या रोल रहा था और नीति का क्या रहा था। लेकिन देखो, आप क्वेश्चन क्या था कि डेवलपमेंट के बारे में पूछा हुआ है कि थ्रू आउट द टाइम आपका डेवलपमेंट क्या हुआ है, यानी मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस, जब हम इंडिपेंडेंट हुए 1947 से अब तक मतलब टिल नाउ हमारी क्या डेवलपमेंट हुई है, ये है हमारा क्वेश्चन। ओके, तो कंटेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन को हम लोग मतलब ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, बाकी बैकग्राउंड में चीजें मैं आपको बताता चला जा रहा हूं। ऑलराइट, तो आप देखिए, आप यहां पे अगर चाहो तो मतलब इकोनॉमिक प्लानिंग की डेफिनेशन लिख सकते हो, जो कि मैंने आपको यहां पे लिखवा दिया है। इकोनॉमिक प्लानिंग द 5 ईयर प्लान नीति आयोग, सेम थिंग, यहां पे मैंने एक आपको बस ओवरव्यू दे दिया है। ओके, चलिए, दो हमारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए, अगर सपोज करो कि नेक्स्ट टाइम आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ ले तो आप क्या करोगे? ओके, तो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव भी करवा दिया है, ताकि कभी भी क्वेश्चन आए तो आप जो है ना मतलब एग्जामिनेशन रूम में, ठीक है, कोई डिफिकल्टी फेस ना करो। ऑलराइट, तो देखो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं, मैं आपको बताता चला जाता हूं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज व्हाट? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सेकेंड इज इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। Third one is increase in investment. Fourth one is social justice and equality. Fifth one is balanced regional development. Sixth is modernization. And seventh is self sufficiency. All right, देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को समझते हैं। उसको अगर आप समझोगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को आप समझ सकते हो पर कैपिटा इनकम, यानी कितनी इनकम हुई है। यानी पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है टोटल पॉपुलेशन को आप ले लो और ये कितनी ज्यादा इनकम, मतलब उस नेशनल इनकम जो है। ओके, आप क्या कहोगे? नेशनल इनकम। ऑलराइट, यहां पे लिख देता हूं मैं, नेशनल इनकम अपॉन में क्या है? पॉपुलेशन। ऑलराइट, टोटल पॉपुलेशन, नेशनल इनकम अपॉन में टोटल पॉपुलेशन आपका क्या हो जाएगा? ये पर कैपिटा इनकम हो जाएगा। ऑलराइट, चलो, तो ये हो गया क्या आपका इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब देखो, ओवरकम पॉवर्टी, उसका ऑब्जेक्टिव यही है। पर कैपिटा इनकम बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि पॉवर्टी आप क्या करोगे? घटाने की कोशिश करोगे। ऑलराइट, इसी तरीके से देखो, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। ऑलराइट, एम्प्लॉयमेंट की अगर आप बात करो, देखो, डेवलपिंग इकोनॉमिक्स ओपन अनएम्प्लॉयमेंट एंड क्या है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। देखो, अब डेवलपिंग इकोनॉमी की अगर आप बात करो तो वहां पे आपको अनएम्प्लॉयमेंट दिखेगी। ओके, क्यों? डेवलपिंग इकोनॉमीज में आपको देखेगा कि मतलब उतनी ज्यादा आपको मौका नहीं मिलेगा, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, और उसी अपॉर्चुनिटी के कारण क्या होता है वहां पे मतलब अनएम्प्लॉयमेंट आपको दिखती है। अब देखो कि इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि स्लो ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर या फिर लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। देखो, ये इंडिया की अगर बात करो तो देखो कि हर इकोनॉमी में 3 तरह की चीजें होती हैं, 3 सेक्टर होता है। पहला कौन सा होता है? प्राइमरी सेक्टर की बात करूं, दैट इज एग्रीकल्चर। सेकेंड इज इंडस्ट्री एंड थर्ड इज टर्सरी। कौन सा होता है? वो होता है सर्विस। तो इंडिया में एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, वो ज्यादा स्ट्रेंथन्ड नहीं है, लेकिन टर्सरी हमारा जो सर्विस सेक्टर है उसका बहुत अच्छा, ठीक है, यहाँ पे
मतलब रोल होता है। तो बात यहां पे करी गई है कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह कौन सी है, ये प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर एंड कौन सा है, इंडस्ट्री सेक्टर है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की अगर बात करूं तो इन्वेस्टमेंट में देखो इकोनॉमिक ग्रोथ क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। देखो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ठीक है, तो वो क्या करेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी। देखो इन्वेस्टमेंट अगर हुई, ओके आप समझो इस चीज को कि अगर इन्वेस्टमेंट हुई, ठीक है, तो क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो एम्प्लॉयमेंट आपका आएगा। ओके चलिए, और वो देखो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट किस लिए करते हैं हम, क्योंकि ये जो फ्लो ऑफ वेल्थ है ना वो मतलब इजीली हो सके, यानी बिजनेस जो है ना बहुत अच्छी तरह से चल सके, उसके लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। ऑलराइट, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, सोशल जस्टिस एंड इनइक्वालिटी, सॉरी इक्वालिटी। सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी की अगर बात करूं तो इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में प्रॉब्लम देखोगे तो ये है कि मतलब जो अमीर है ना वो अमीर का अमीर होता जा रहा है और गरीब क्या हो रहा है, गरीब का गरीब होता जा रहा है, यानी रिच बिकम्स रिचर एंड पुअर बिकम्स पुअर। ओके, तो ये है, तो उसको क्या करना है, कम करना है। उसको अगर कम करोगे तो आप एड्रेस किसको कर रहे होगे, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी को एड्रेस कर रहे होगे, और वो आपका रिड्यूस क्या करेगा, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करेगा। ऑलराइट, तो चलो अब चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट क्या बात करता है, फिफ्थ पॉइंट आपका बात कर रहा है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। रीजनल डेवलपमेंट का मतलब क्या, जैसे मैं अगर बिहार का एग्जांपल लूं, बिहार वर्सेज महाराष्ट्र या फिर गुजरात आप कर लो। ओके, तो आप देखो कि बिहार की डेवलपमेंट कैसी है और गुजरात या महाराष्ट्र की डेवलपमेंट कैसी है। ओके, तो उस तरीके से इसको समझना है, यानी दोनों में क्या है, डिस्पैरिटी है, एक जगह डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है, एक जगह डेवलपमेंट कम है। तो सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार को दोनों में बैलेंस बनाना चाहिए। दैट मीन्स कि गुजरात को मतलब अब थोड़ा सा कम प्रेफरेंस दिया जाए और बिहार को थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाए। इससे क्या होगा, मतलब दोनों जगह की क्या बोलते हो आप कि ये डेवलपमेंट जो होगी ना वो बैलेंस्ड होगी। ऑलराइट, तो इसकी बात यहां पे करी गई है कि प्लानिंग में क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ये वाला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ओके, कि बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट हो सके। ऑलराइट, तो चलिए इसके बाद बात करेंगे किसकी, इसके बाद बात कर लेते हैं सिक्स्थ पॉइंट की। और सिक्स्थ पॉइंट किसकी बात करता है, सिक्स्थ पॉइंट बात करता है आपका शिफ्ट इन कंपोजिशन ऑफ आउटपुट, इनोवेशन एंड एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। ओके, और वो क्या करेगा, इकोनॉमी ग्रो एट फास्टर रेट। देखो मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहा है ना सिक्स पॉइंट। सिक्स पॉइंट मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या हुआ, मॉडर्नाइजेशन का मतलब है टेक्नोलॉजी का आपका इंट्रोड्यूस करना इंडस्ट्री के अंदर। कहीं पे भी आप टेक्नोलॉजी का यूज करोगे तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कोई भी चीज ना फास्टर रेट में काम हो रही होंगी। ऑलराइट, तो बस उसको बात करना है, और इकोनॉमी क्या करेगा, ग्रो करेगा बहुत ही फास्ट। ऑलराइट, तो ये है मॉडर्नाइजेशन का काम। ऑलराइट, वही मतलब एडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजीज वगैरह और इंक्रीजिंग एफिशिएंसी का काम है, वही यहां पे मेंशन करा गया है। एंड सेवंथ जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, वो है सेल्फ सफिशिएंसी। ओके, सेल्फ सफिशिएंसी देखते हैं। इवन थर्ड ईयर प्लान में इसकी बात करी गई थी 1961 से 66 की बीच, सेल्फ सफिशिएंसी की बात ऑलरेडी करी गई थी। और अभी जो आप सुन रहे हो ना आत्मनिर्भर भारत, ओके, तो उसी का मतलब डेवलप्ड वर्जन आप बता सकते हो। और अगर आप कहोगे कि इससे पहले हमने आत्मनिर्भर भारत की बात नहीं करी थी, तो ऐसा नहीं है। दिस इज अ जस्ट सेकेंडरी टर्म, आपने एक टर्म दे दिया है आत्मनिर्भर भारत का। इससे पहले हमने थर्ड 5 ईयर प्लान में ऑलरेडी सेल्फ सफिशिएंसी की बात करी थी। ओके, डेडिकेटेड प्लान इसी के लिए आया था। ऑलराइट, और इसका मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा हमारा ये रहेगा कि हमारे डोमेस्टिक जो चीजें हैं ना, ओके, और एमएसएमईज वगैरह है, इसको प्रमोट करना और एक्सपोर्ट को क्या करना, इंक्रीज करना, एंड इंपोर्ट जो हम करते हैं ना उसको डिक्रीज करना। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव है। तो यहां तक आप समझ गए ऑब्जेक्टिव को। मैंने इस पे उतना ज्यादा फोकस नहीं करा, मैंने बस आपको पॉइंट बाय पॉइंट आपको बता दिया है। ऑलराइट, अब मैं चलूंगा अपने मेन पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन जिसकी जरूरत है। ऑलराइट, उससे पहले एक और चीज है, एक और चीज है जो आपको बतानी थी। इसका भी मैं मतलब एक ओवरव्यू दे देता हूं। देखो ये जो इकोनॉमी वाला टॉपिक है ना, ये इटसेल्फ इसके लिए ना बेसिक नॉलेज आपको ढेर सारी चाहिए, तब जा करके ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी।
तो इसलिए मैंने एक बैकग्राउंड भी यहां पे रख रखा है। बैकग्राउंड क्या है आपका? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। उसके बीच में 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आती है। कौन सी? एलपीजी रिफॉर्म बोलते हैं उसको। ओके, एलपीजी मींस लिबरलाइजेशन, ग्लोबल प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ऑलराइट, तो देखो लिबरलाइजेशन का क्या मतलब होता है, ये प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब होता है, ये मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। ओके, लेकिन आप सोचो कि ये आया क्यों था, 1991 में क्यों आया था? दो रीजन था। पहला रीजन तो ये था कि मतलब हमारे भारत पे कर्ज इतना ज्यादा हो गया था। ओके, और आईएमएफ का थोड़ा सा दबाव था, और फॉरेन दबाव के कारण भी हमने क्या किया 1991 में, क्या किया था कि ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन लेकर के आए थे। ये तो फर्स्ट चीजें थी। और सेकंड ये था कि गवर्नमेंट ने ये भी रियलाइज किया कि हमारे यहाँ जैसे कि आप देखोगे लाइसेंस राज है, और पूरी तरह से क्या है, क्लोज्ड इकोनॉमी काइंड ऑफ दिख रहा था। ठीक है, वैसे तो हम बोलते थे मिक्स्ड इकोनॉमी है, लेकिन काइंड ऑफ क्लोज्ड टाइप्स का दिखने लग गया था। ओके, तो इस कारण से भी एक डिमांड हुई और एक सरकार की सोच हुई कि यहां से थोड़ा सा मतलब ग्लोबलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो ये दो मतलब कारण थे जिसके कारण क्या हुआ, एलपीजी रिफॉर्म हुआ था। एक बाहरी कारण, एक आंतरिक कारण, इसको आपको ध्यान में रखना, एक्सटर्नल एंड इंटरनल कॉजेज। ऑलराइट, चलो अब चलते हैं। मैं इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। ओके, मैं इतना कुछ पढ़ने नहीं वाला हूं। मैं एक काम कर सकता हूं आपके लिए, इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि माय टॉपिक ऑफ कंसर्न इज नॉट एलपीजी हियर। ओके, मैं कुछ और आपको बताने वाला हूं। ऑलराइट, तो मैं आपको बस यहां पे एक्सप्लेन करके बता देता हूं, बस अपने वर्ड्स में, कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन है क्या। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि लिबरल कर देना, डेट मीन थोड़ी सी छूट दे देना। छूट का मतलब आप समझ सकते हो, लाइसेंस राज। पहले ना क्या होता था कि लाइसेंस सिस्टम हुआ करता था। ओके, लाइसेंस सिस्टम में क्या होता था कि कोई भी चीज अगर आपको करना है तो उसके लाइसेंस में ही आपको टाइम खर्च हो जाएगा। मींस अगर आपको इंडस्ट्री खोलनी है, ओके, सपोज आपको इंडस्ट्री खोलनी है, तो आपको पहले खोलने से पहले इतने लाइसेंस आपसे मांग लिए जाएंगे कि आप ना हार मार करके क्या सोचोगे कि छोड़ देते हैं, इसके अलावा ना कोई और काम कर लेंगे। ओके, तो ऐसी चीज थी ना। इन सब चीजों को कम करने के लिए क्या मतलब किया गया, लिबरलाइजेशन लेकर के आया गया, यानी मतलब कम टाइम में आपका कोई भी इंडस्ट्री खोला जा सके, लाइसेंस वगैरह, ठीक है, कि कम जरूरत पड़े, यानी कागज वागज की कम जरूरत पड़े। तो इसके लिए क्या लेकर के आया, अगर सिंपल टर्म में बोलूं तो वो था लिबरलाइजेशन। ओके, चलिए अब बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन। देखो प्राइवेटाइजेशन की प्रॉब्लम क्या थी कि प्राइवेटाइजेशन में उस टाइम पे, देखो अभी आप कहोगे कि ये जो कोर सेक्टर्स है ना, जैसे डिफेंस हो गया, ओके, डिफेंस इज अ कोर सेक्टर। ऑलराइट, तो जैसे बैंक हो गया, बैंक की जो कोर सेक्टर, तो कोर सेक्टर में आप चलो मतलब गवर्नमेंट पीएसयूज वगैरह होंगे, दैट इज फाइन। लेकिन उस टाइम की बात है 1990 से पहले की, अगर मैं बात कहूं तो मतलब बेसिक हर चीज में मतलब आपको ना मतलब प्राइवेटाइजेशन मतलब गवर्नमेंट की चीजें दिखेंगी। जैसे सपोज करो कि एक पेन भी आपको खरीदना है ना, ओके, एक पेन भी सपोज करो आपको चाहिए, ओके, तो वो भी गवर्नमेंट ही मतलब तय करेगी कि कैसा पेन बनेगा। ओके, यानी प्राइवेट पार्टिसिपेशन की अगर बात करो तो मिनिमम थी, उस टाइम की बात है। ओके, तो गवर्नमेंट ने ऐसा सोचा कि हर चीज को गवर्नमेंट को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। ओके, और उसको ना एक कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए क्या करना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट किया जाए, और कुछ कोर सेक्टर को क्या है थोड़ा सुरक्षित रख लिया जाए। ऑलराइट, तो ये मुद्दा था प्राइवेटाइजेशन का। अब चलते हैं ग्लोबलाइजेशन। देखो पहले ये सरकार की ये नीति थी, आफ्टर 1947 जो हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद की हमारी सोच ये थी कि हमें क्या है कि विदेशों से थोड़ा सा दूर रहना है, क्योंकि हमने अपने लेसन से ये सीखा था कि विदेश हमें क्या करते हैं, ठग लेते हैं एंड ऑल दैट। ऑलराइट, तो हमारी ये सोच थी कि हमें फिर से कोई और गुलाम ना बना दे, तो इसलिए हमने क्या करा कि विदेशों से थोड़ा बहुत दूरी अपनी बना करके रखी, और ट्रेड में भी हम लोग क्या कर रहे थे, ओके, कि मतलब थोड़ी सी दूरी बना करके रखे हुए थे। ओके, तो लेकिन उससे हमारा घाटा क्या हो रहा था, घाटा ये हो रहा था कि हमें हर चीज बनाना पड़ता था। सपोज आज चाइना का मोबाइल आपके पास आ जाता है और बड़े सस्ते में आप मोबाइल यूज कर लेते हो। अब सोचो कि वही इंडिया का अगर मोबाइल होता तो आपको कितने का पड़ता, क्या इतना सस्ता पड़ता क्या?
में भी नहीं पड़ता। तो वही सस्ते की वजह से आप देख रहे हो कि मतलब पूरा जो वर्ल्ड था वो कॉम्पिटिटिव होता जा रहा था, और हम क्या है अपने आप में ही, ठीक है, मतलब परेशान हो रहे थे। टेक्नोलॉजी कब आएगी हमारे पास, जब हम दूसरों से मिलेंगे जुलेंगे और देखेंगे कि क्या है रिलेवेंट टू द सिचुएशन। और हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन इसकी जरूरत थी, नीड ऑफ द आवर था। उस नीड ऑफ द आवर एड्रेस करने के लिए ग्लोबलाइजेशन लाया गया था। तो आई होप मैंने एलपीजी आपको एक्सप्लेन कर दिया है अपने वर्ड्स में। आपको मैं ये पीडीएफ दे दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट इज, ये है हमारा मेन टॉपिक जिसपे कि हमें बात करनी है। क्या था, यही था आपका क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन ये था अचीवमेंट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, और इसको समझने के लिए मैंने वो सारी चीजें आपको बताई थी जो मैं अब एक्सप्लेन करने वाला हूं। चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन से अचीवमेंट्स हैं। तो कुछ एक अचीवमेंट्स मैं आपको बता रहा हूं। फर्स्ट अचीवमेंट देखो, फर्स्ट अचीवमेंट है इकोनॉमिक ग्रोथ। इसको हम डेटा के जरिए समझे ना, क्योंकि इकोनॉमी का आप क्वेश्चन कर रहे हो तो डेटा के जरिए आप समझो। देखो इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो जीडीपी की आप बात करोगे, जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करोगे, एंड पर कैपिटा इनकम की बात करोगे। आप और भी बहुत डेटा लेकर के आ सकते हो। ओके, बट आई थिंक दिस वन इज सफिशियंट। ऑलराइट, इनमें से इवन दो आप लिख दो ना कोई सा, तो मतलब दे आर मतलब सफिशियंट। ऑलराइट, चलिए तो जीडीपी की बात कर लेते हैं। अब मैं बात करता हूं 1951 की। 1951 में अगर जीडीपी की बात करो तो कितनी थी भारत की जीडीपी, वो थी 2.7 लाख करोड़। ओके, 1951 की बात कर रहा हूं। और वही आप अब की बात करो, ओके 2020 की, 21 की, तो वो कितनी है 134.4 लाख करोड़। ओके, आप सोचो 2.7 लाख करोड़ कहां पे है और 134.4 लाख करोड़ कितना है। ऑलराइट, तो इतनी ग्रोथ हमने जीडीपी में करी है। देखो जीडीपी का मतलब तुलना करना तो वैसे अजीब सा है, लेकिन फिर भी इतनी हमने ग्रोथ करी है। ऑलराइट, अब देखो कि ये जो मुद्दा है ना, ये ज्यादा मतलब इफेक्टिव है। वैसे 3% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी उस टाइम पे हम लोग थे जब हमारा देश आजाद हुआ था, 3% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी। और आज की बात करो तो लगभग 7% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी हमारा है। ओके, तो इस डेटा को आप बिल्कुल लिख सकते हो कंपेयर करने के लिए। अब जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करते हैं। ओके, अगर आपसे क्वेश्चन ये था कि इकोनॉमिक ग्रोथ के बाद से अब का क्या रहा है, तो उस तरीके में आप इसको मतलब यूज कर सकते हो, बहुत काम का है। अब देखो अगर आप बात करो 1990-91 की, ये पॉलिसी की बात है ना, प्लानिंग की अचीवमेंट ही तो है। 1990-91 में वो जो ग्रोथ रेट था वो कितना था, 1.1% था। और जो अब देखोगे ऑन एन एवरेज 6 to 7% आपको क्या मिलेगा, ग्रोथ मतलब दिखेगा। इस बार तो खैर कोरोना पीरियड है तो फिर इसको हम हटा करके चलेंगे। ओके, बट ऑन एन एवरेज आप देखो तो 6 to 7% आपको क्या मिलेगा, ठीक है, ग्रोथ रेट मतलब दिखेगा। और इंडिया को वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी माना जाता है। और ये स्टेटमेंट मेरा नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक का स्टेटमेंट है। ओके, ऑलराइट, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं पर कैपिटा इनकम के बारे में। पर कैपिटा इनकम में देख लेते हैं कि किस तरीके से मतलब डेटा है हमारे पास, जिसको कि हम समझे तो पता चल जाएगा पर कैपिटा इनकम में भी हमें कुछ अचीव हुआ है। ओके, चलिए देखो अगर 66-67 की बात करो पर कैपिटा इनकम कितना था, 8,876। 90-91 की बात करो तो वो था 11,235। लेकिन 2020 की बात करो, अब की बात करो तो कितना है, 1,26,406। आप सोचो कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट हमने करा है पर कैपिटा इनकम की अगर आप बात कर लो तो। ऑलराइट, तो ये डेटा ना आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अगर आप इकोनॉमी में डेटा जितना यूज करोगे ना उतना ही मार्क्स फेच कर पाओगे। चलो अब मैं सेकेंड अचीवमेंट की तरफ चलता हूं। सेकेंड अचीवमेंट क्या है, एग्रीकल्चर में क्या अचीवमेंट हमने पाया है। देखो एग्रीकल्चर की आप बात करो तो सबसे पहले आप प्लानिंग की बात कर लो, कब प्लान हुआ था। देखो फर्स्ट 5 ईयर प्लान ही बात करता है किसकी, एग्रीकल्चर की। और एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट की आप बात करो तो आप एग्जांपल दे सकते हो ग्रीन रेवोल्यूशन की, आप बात कर सकते हो एग्रीकल्चर प्राइसिंग पॉलिसी की आप बात कर सकते हो। ओके, इन सब की आप बात कर सकते हो। अब कुछ डेटा की बात कर लेते हैं। डेटा क्या है कि अराउंड 10 टाइम्स, ओके 10:2 लिखा हुआ है, अराउंड 10 टाइम्स इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर। यानी प्रोडक्टिविटी में कितना हुआ है, मतलब
अगर आप प्री इंडिपेंडेंस मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस, ओके, 1947 से अब का अगर आप देखो तो आपको क्या दिखेगा कि 10 गुना आपका प्रोडक्टिविटी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। ओके, तो ये आपको पॉइंट मेंशन कर देना है। अब बात करेंगे फूड ग्रेन्स की। 1947 की अगर आप फूड ग्रेन्स की बात करो तो वो कितना था, 40 मिलियन टन था। कितना था, 40 मिलियन टन। और अब की बात करो 2020 की, वो कितनी है, 300 मिलियन टन। ओके, ये आप डेटा मतलब बता सकते हो। ऑलराइट, चलो अब क्या बात करेंगे मतलब एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर में अगर आप कंपेयर करो 1947 से अब का, ओके, 1947 से अब का अगर कंपेयर करो तो अब देखो क्या है कि पहले तो हम लोगों को क्या था कि सेल्फ सफिशिएंसी नहीं थी। ओके, और मतलब भुखमरी भी थी, मतलब अकाल वगैरह भी आया करता था। लेकिन देखो अब क्या है, अब ऐसा कुछ नहीं देखते। अब हम लोग क्या है, सेल्फ सफिशिएंट है। ओके, अब हम लोग क्या है, सेल्फ सफिशिएंट है। इवन हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं। ओके, मतलब सेल्फ सफिशिएंट तो है ही, और हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं। क्या, फूड ग्रेन से एक्सपोर्ट करते हैं। ओके, कुछ रिफॉर्म आप लिख सकते हो। ओके, अचीवमेंट्स में जो उत्तरदायी हुआ है कुछ रिफॉर्म, जिसको कि मतलब आप कह सकते हो कि बहुत अच्छी मतलब अचीवमेंट में आप मानोगे उसको। वो ई नेम की आप बात कर सकते हो, एपीएमसी मार्केट की बात कर सकते हो, एमएसपी, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की आप बात कर सकते हो, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन की आप बात कर सकते हो, आप राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की बात कर सकते हो, एक्सेट्रा। आपको जो भी योजना याद आता है, ओके, कृषि से रिलेटेड आप लिख सकते हो। ओके, तो ये सारे रिफॉर्म्स माने जाएंगे इंडियन गवर्नमेंट के लिए। ओके, चलिए अब बात करते हैं थर्ड की। थर्ड आपका क्या है, थर्ड है आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड पब्लिक सेक्टर। ऑलराइट, अब देखते हैं कि इसमें आपको क्या क्या मेंशन कर लेना है। मेंशन आप कर सकते हो एलपीजी रिफॉर्म के बारे में, इसके रोल मैंने ऑलरेडी आपको एलपीजी एक्सप्लेन कर दिया था वहां पे। ओके, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत आप मतलब 1-2 लाइन में आप फिनिश कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी राइटिंग स्किल होगी। सेकेंड, आप बात कर सकते हो कि सेकेंड 5 ईयर प्लान में हैवी इंडस्ट्री की बात हुई थी। ओके, तो ये आप बात कर सकते हो कि क्या बात हुई थी। अब उसका जो है ना आउटकम भी हम लोग देखेंगे। अब देखो कि 1950s की अगर बात करें तो उस टाइम पे 5 इंडस्ट्रियल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, यानी उसको हम क्या बोलते हैं, पीएसईज। ओके, 5 मतलब पीएसईज थे। ओके, लेकिन अगर आप 1919 की बात करो तो वो कितने हो गए थे, 244। आप देख सकते हो कि एलपीजी का क्या रोल रहा होगा। ओके, तो ये था। अब देखते हैं कि कुछ हाई प्रॉफिट पीएसईज की आप बात कर लो कि जो कि हाई प्रॉफिट है अभी के टाइम। अगर मैं उसकी बात करूं तो पेट्रोलियम सेक्टर हो सकता है, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर हो सकता है, पावर जनरेशन सेक्टर हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो ये सारे आपके क्या है, प्रॉफिट जनरेटिंग पीएसईज है। और देखते हैं कि पीएसईज का क्या मतलब रोल रहा है। इसका रोल रहा है एलिमिनेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, सॉरी, एलपीजीज की अगर बात करो पीएसईज के अंदर। ओके, उसका क्या रोल रहा है, एलिमिनेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन द ऑपरेशन एंड फाइनेंशियल पावर ऑफ नवरत्ना, महारत्ना एंड अदर पीएसईज। ओके, तो एलपीजी रिफॉर्म आपको मैंने बताया था वो क्या करती है, रेस्ट्रिक्शंस जो भी थी ना, और आपको ऑटोनॉमी ज्यादा दे दी गई थी, किसको, नवरत्ना, महारत्ना को एंड अदर पीएसईज को। किसके मतलब एलपीजी जब रिफॉर्म आया था उस टाइम पे। ओके, ऑलरेडी हमने उसकी बात कर ली है। चलो अब चलते हैं सर्विस सेक्टर के बारे में। ये देखो मैंने ना काफी ढेर सारे आपको मतलब पॉइंट्स दे रखे हैं। अगर इस पॉइंट्स को अगर आप थोड़ा बहुत भी मेंशन करते चले जाओ ना, ठीक है, मार्क्स फैच कर जाओगे। ओके, चलो फोर्थ पॉइंट। अब मैं देखो मैंने इसको ना मैं आपको पॉइंट्स में बता रहा हूं, आपको क्या करना है, स्टेटमेंट में लिखना है। मतलब 1-2 स्टेटमेंट में थोड़ा बहुत बढ़ा करके लिखो, आप देखोगे आपका पेज वैसे ही भर जाएगा। ओके, मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे मतलब बल्कि टाइप का लगेगा, इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको यहां पे लिख करके दिया है। ऑलराइट, देखिए सर्विस सेक्टर की अगर बात करें तो सर्विस सेक्टर को की कंट्रीब्यूटर इन इंडिया जीडीपी कहा जाता है। ओके, अब अगर बात करें कंट्रीब्यूशन की तो लगभग 55% आप कंट्रीब्यूशन देखोगे। ओके, मैंने लगभग क्यों बोला है, क्योंकि ये ईयर बाय ईयर क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। ओके, तो लगभग 55% हम देखेंगे। और 50 की अगर बात करो 1950s की, तो लगभग 25% आपका क्या था, कंट्रीब्यूशन था, किसका, सर्विस सेक्टर का। ऑलराइट, और उसी सर्विस सेक्टर में अगर आप बात करो कि कुछ मेजर मतलब सेक्टर्स की, तो वो क्या था, फाइनेंशियल सर्विसेज बता सकते हो, आईटी सेक्टर
आप बता सकते हो। ऑलराइट, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सर्विस सेक्टर को एंड क्वेश्चंस को डील करके आगे बढ़ना है। ओके, तो ये हो गया। अब मैं एक और चीज बता देता हूं कि अगर आपको एक ग्राफ भी बनाना हो तो आप इस तरीके से ग्राफ बना सकते हो। आप ध्यान देना जरा, अगर मैं बना पा रहा हूं तो। ओके, मैं डिफरेंट कलर ले लेता हूं तो बेटर रहेगा। ओके, ये देखो, आप इस तरीके से आप ग्राफ बनाइए। यहां पे आप लिखिए 1950 का टाइम लिखिए, ये 1991 का टाइम लिखिए, यहां 2020 का टाइम लिखिए। ओके, ये तीनों टाइम मैंने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, ये लगभग रख लो आप 50। ओके, 50% आप रख लो। ओके, और ये रखो 10, 20, 30, 40, 50, है ना, इस तरीके से। अब देखो मैं क्या करूंगा कि अलग अलग कलर से आपको शो करूंगा। ये ब्लू कलर जो है ना, ठीक है, देखो मैं ग्रीन से आपको एग्रीकल्चर शो कर देता हूं। ये देखो, एग्रीकल्चर जो था ना 1950 में क्या था, लगभग 50% था, और अब जाकर के कितना हो गया है, अब जाकर के लगभग आपको दिखेगा ये 17% के करीब हो गया है ना, और उस टाइम से 50 प्लस था, है ना। तो ये जो ग्रीन वाला जो है ना, ये एग्रीकल्चर को डिनोट कर रहा है। ऑलराइट, 50% प्लस में आपको दिख रहा है ना, तो ये अभी लगभग 17 के आसपास है। ओके, अभी तो इकोनॉमिक सर्वे में आप 17 से और भी प्लस हो गया है। एनीवेज ये चेंज होता रहता है, आप 17 तक लिख सकते हो। ये अब उसके बाद मैं बात कर लेता हूं आपका ब्लू से, मैं आपको डिनोट कर देता हूं किसको, मैं इंडस्ट्री को डिनोट कर देता हूं। ये 10, 20, लगभग 20 का 20 ही रहा है ये। ओके, ये आपका लगभग 20 के आसपास था और अभी 27 के आसपास है। ओके, तो आप ये सोच सकते हो ये इंडस्ट्री है, ये क्या है, इंडस्ट्री है। ओके, अब इसके बाद मैं एक और कलर ले लेता हूं। कौन सा कलर ले लूं, मैं ले लेता हूं, चलो ये वाला ले लेता हूं। ठीक है, अब देखो, अब मैं सर्विस सेक्टर को बताऊंगा। ये लगभग 30% के करीब था और अभी कितना है, ठीक है, ये वाला ऑरेंज कलर दिख रहा है ना आपको, ये 27, 17 कितने हो गए, 44 हो गए ना। ठीक है, तो 44 तो 56% के लगभग आप समझ लो, ये लगभग 30% से 56% तक ये हो गया। तो ये वाला क्या बता रहा है, आपका सर्विस बता रहा है। तो इस तरीके से आप डायग्राम बना सकते हो। देखो मैंने कुछ पढ़ा वढ़ा तो नहीं ना, मैंने अपने ही नॉलेज के साथ क्या किया, आपको यहाँ पे डायग्राम बना करके दे दिया। अगर आप सोचो कि ये सारी चीजें अगर आप एग्जाम में कर सकते हो ना, ओके, तब आप बहुत अच्छा मार्क्स फैच कर जाओ, क्योंकि आपको ये बुक में भी नहीं मिलेगा। ऑलराइट, तो आपको क्या करना है, आपके दिमाग से सोचना है और इस तरीके से की क्रिएटिविटी आपको करते रहनी है। ऑलराइट, चलो अब मैं क्या करता हूं, आगे बढ़ता हूं। मैंने आपको बस एक एग्जांपल दे दिया कि इस तरीके से क्वेश्चन को डील किया जाता है। ओके, टाइम ले लिया थोड़ा सा, एनीवेज कोई इशू नहीं है। फिफ्थ इज इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों चाहिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए चाहिए, ये प्री रिक्विजिट है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो मीन्स आप क्या समझते हो, ट्रांसपोर्ट की बात करते हो, कम्युनिकेशन की बात कर सकते हो, पावर की बात करते हो, इरिगेशन की बात करते हो। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है, आप अगर मतलब आप पेजेस ज्यादा भरना चाहते हो ये आप लिख सकते हो। पावर क्यों जरूरी है, इरिगेशन क्यों जरूरी है, आप लिख सकते हो। बट आई सजेस्ट कि आप अपने पॉइंट पे रहिए और एक और डेटा थोड़ा सा आप बता दीजिए। रोड लेंथ की अगर आप बात करो तो इंडिया है सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। ओके, तो ये मेंशन करने वाली चीज है। ऑलराइट, जब देश हमारा आजाद हुआ था ऐसी कोई बात नहीं थी। ओके, और अब की बात ऐसी है कि अभी हम लोग क्या है, रोड लेंथ में सेकेंड लार्जेस्ट हैं। ऑलराइट, तो ये बात करनी है आपको। चलिए अब बात कर लेते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ह्यूमन कैपिटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ह्यूमन कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो वो हम एजुकेशन की बात करते हैं एंड हेल्थ की बात करते हैं। ओके, तो चलो एजुकेशन में देख लेते हैं कि क्या है कुछ चीजें। अगर आप नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज की बात करो, यूनिवर्सिटीज की, ओके, 1950 की बात करो तो 22 यूनिवर्सिटीज थे उस टाइम पे, और अब कितने हैं, अब देखोगे 49 तो बस आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल जाएंगे, 400 आपके स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं और 125 हैं आपके डीम्ड यूनिवर्सिटीज। ऑलराइट, चलिए उसके बाद और भी मैं बात कर लेता हूं एजुकेशन में। एजुकेशन में मैं बात कर लेता हूं लिटरेसी रेट की। लिटरेसी रेट की अगर मैं बात करूं तो 12% लिटरेसी थी किस टाइम पे, 1950 में, और अब कितनी है, अब है लगभग 74%। तो सोचो कितनी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है, इसकी बात करनी है आपको। उसके बाद ये तो हो गया आपका किसका, एजुकेशन के बारे में। अब मैं बात किसकी कर लेता हूं, अब मैं बात कर लेता हूं हेल्थ के बारे में। हेल्थ में देखते हैं क्या कुछ है। हेल्थ में कंट्रोल ऑफ डिजीज की बात कर सकते हो, यानी स्मॉल पॉक्स, ये कॉलेरा
एंड पोलियो, टीबी एटसेट्रा। ओके, तो इसमें आपका ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा रोल रहा है। और मिशन इंद्रधनुष को यहां पे आप लिख सकते हो। ऑलराइट, मिशन इंद्रधनुष। पहले तो 7 डिजीज इसमें कवर होते थे, अब उससे ज्यादा डिजीज कवर हो रहे हैं। ऑलराइट, चलिए इसके बाद आप बात कर सकते हो लाइफ एक्सपेक्टेंसी की। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है कि कितने साल मतलब एक पर्सन जीता है। ऑलराइट, कितने साल ऑन एन एवरेज एक पर्सन जीता है, वो है। अगर आप 1951 की बात करो तो कितने साल जीता था? 32 ईयर लगभग जीता था। मतलब उस टाइम पे आप देखोगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये सारी चीजें थी ना, तो उसके कारण लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या थी? मतलब कम थी। ओके, और अभी की अगर बात करो तो वो कितनी है? 68 है। 68 ईयर्स है अभी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी। यानी एक पर्सन कितने साल जीता है? लगभग वो 68 साल जीता है। उसके बाद है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी बच्चे का मरण रेट। ऑलराइट, कितने बच्चे मर जाते हैं, उसकी बात हो रही है। तो देखो, इन्फेंट मोर्टेलिटी की बात करूं तो 1966 की बात करो, 66 की, तो वो कितनी थी? 149 आउट ऑफ 1000 था। और अब की अगर बात करो तो वो कितनी है? बस 37 है। देखो, 149 थी उस टाइम पे और अब कितनी है? 39 है। दिस इज ऑल्सो एन अचीवमेंट। ओके, हेल्थ सेक्टर में आप इसकी बात कर सकते हो। ओके, तो ये रहा ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। सो यस, फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेक्स रिजर्व। सी, डिक्रीज इट्स डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज एंड अचीव्ड सेल्फ रिलायंस। देखो, फॉरेन ट्रेड की अगर बात करें, फॉरेन ट्रेड में क्या हुआ है कि जब हमारा देश यानी 1947 आफ्टर की अगर आप बात कर रहे हो, 1950s की बात कर रहे हो, उस टाइम पे हम लोग क्या थे? दूसरे देशों पे डिपेंडेंट थे बहुत ढेर सारी चीजों में। ओके, लेकिन बिकॉज ऑफ प्लानिंग हमने क्या करा कि उसमें सेल्फ रिलायंस प्राप्त करा। ऑलराइट, सारी चीज खुद से बनाने लग गए। ओके, तो उसकी बात करेंगे फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड। ओके, और फॉरेक्स रिजर्व की बात कर लेते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है आपके लिए। अगर आप फॉरेक्स रिजर्व की बात करो, 1991 की बात करोगे अगर आप, तो उस टाइम पे कितनी थी? 9.22 बिलियन डॉलर था। कितना था? 9.22 बिलियन डॉलर फॉरेक्स रिजर्व। और अब की अगर आप बात करो तो अभी रिकॉर्डेड 590 बिलियन डॉलर है। ओके, ये मतलब रिकॉर्ड है, मतलब इससे ज्यादा इंडिया हुआ नहीं था। ओके, तो देखो, फोर्थ अब क्या हो गया? ये फोर्थ लार्जेस्ट हो गया है फॉरेक्स रिजर्व के टर्म में इंडिया। ऑलराइट, तो ये बहुत अच्छी चीज है, ये अचीवमेंट में आप लिख सकते हो। लेटेस्ट न्यूज भी है बनी। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट वन इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ऑलराइट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देख लेते हैं कि क्या मतलब बातें हम कर सकते हैं। अगर आप इंडिया की बात करो तो थर्ड मोस्ट प्रिफर्ड डेस्टिनेशन फॉर टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट माना जाता है ये। ठीक है, थर्ड मोस्ट प्रिफर्ड डेस्टिनेशन फॉर टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट इंडिया माना जाता है। ओके, और अगर अब इसमें बात करनी है कि किस क्षेत्र में मतलब इंप्रूवमेंट मतलब आपको दिखी है, जैसे आप स्पेस की बात कर सकते हो, मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात कर सकते हो, बायोटेक की बात कर सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर सकते हो। ओके, मतलब और भी मतलब कंप्यूटर्स, मशीन लर्निंग वगैरह जो भी आपको मन करे वो सारी चीजें आप एग्जाम्पल में डाल सकते हो। कुछ ऑर्गेनाइजेशन के भी आप नाम लिख दीजिए कि जिसका कि मतलब रोल मतलब आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। जैसे इसरो का रोल आप बता सकते हो, डीआरडीओ का रोल बता सकते हो, बार्क का रोल बता सकते हो, एंड ऑल दैट, मतलब जो भी आपको ध्यान में आए। ठीक है, कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का भी नाम बता सकते हो, एचएएल का नाम बता सकते हो। ठीक है ना, तो मतलब चलिए, ये हो गया आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। ऑलराइट, तो इस तरीके से आपको क्या करना है? क्वेश्चंस को डील करना है पॉइंट वाइज में। ओके, आफ्टर टॉकिंग अबाउट अचीवमेंट्स, अब हम चलते हैं कुछ फेलियर्स देख लेते हैं कि क्या इकोनॉमिक प्लानिंग हर चीज में मतलब अच्छा ही रहा है या फिर कुछ फेलियर्स भी हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए। वैसे तो कंटेक्स्ट नहीं था हमारे क्वेश्चन का, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं क्या था फेलियर। हम लोग इस पे ज्यादा डील नहीं करेंगे क्योंकि कंटेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन ये नहीं था। तो क्या है फेलियर? फेलियर देखो, फर्स्ट क्या है? वो है फेलियर टू रिमूव पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी कंप्लीटली। देखो, कंप्लीटली तो हम नहीं कर पाए ना। ओके, ये है फेलियर। अब सेकंड क्या है? सेकंड ये है प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट परसिस्ट। वैसी बात है, आपको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है।
ओके, एंड थर्ड वन आप क्या बोल सकते हो, फेलियर टू कर्टेल करप्शन एंड ब्लैक मनी। ये तीन बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां पे आपको इकोनॉमिक प्लानिंग का फेलियर नजर आएगा। वैसे तो बहुत ढेर सारे हैं, मैंने तीन जो भी सबसे मतलब इंपॉर्टेंट मेरे को लगे, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ऑलराइट, चलो अब हम क्या करते हैं कि अपने कंक्लूजन पार्ट पे चलते हैं कि कंक्लूजन कैसा होना चाहिए। इंडिया के वो सारे अचीवमेंट्स जिसकी आपने बात करी हैं, ओके, अब आपको वो सारे अचीवमेंट्स को यहां पे क्या करना है, अपने सेंटेंसेस में यूज करना है। यानी इंडिया की अगर बात करो, वो 7th पोजीशन पे है विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कितने नंबर पे है, 7th पोजीशन पे है। और अगर बात करो पीपीपी की, डेट मींस परचेजिंग पावर पैरिटी, तो वो कितने नंबर पे है, ये 3rd पोजीशन पे है। ओके, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ओके, ये वैसे 3rd पोजीशन के बारे में यूपीएससी में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था 2 साल पहले। एनीवेज, इंडिया अचीव्ड, और बात करते हैं कि 4th पोजीशन पे है फॉरेक्स रिजर्व में, बात करी थी अभी। ओके, तो इन सब की आपको बात करनी है। ये अचीवमेंट है हमारी किसकी, प्लानिंग कमीशन के कारण ही, प्लानिंग इकोनॉमिक प्लानिंग के कारण ही ऐसा कुछ पॉसिबल हो पाया। अगर प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते तो क्या पॉसिबल था, ऐसा नहीं था पॉसिबल। ऑलराइट, अब आगे आप बात करोगे प्लानिंग सो फार हेल्प टू, किस चीजों में हेल्प करा है, आपको यह मेंशन कर देना है। आपको जो भी ध्यान आ रहा है कि जिसमें हेल्प करा हो, ओके, अब यहां पे क्रिटिकल नहीं होना है आपको, बस आपने जो जो लिखा है उसी को पॉजिटिवली लिख देना है। किस किस चीजों में आपकी हेल्प करी है, देखो, पुवर्टी एलिवेशन में आपकी हेल्प करी, और एड्रेस करने में किसकी, फूड सिक्योरिटी लाने में आपकी हेल्प करी गई है, ठीक है ना, मतलब टू एड्रेस पॉवर्टी एलिविएशन, ठीक है ना, पॉवर्टी एलिविएशन को एड्रेस करने में आपका हेल्प किया गया है ना, किसने, प्लानिंग ने हेल्प किया है। फूड सिक्योरिटी लाने में आपका हेल्प किया गया है, ठीक है। टू फाइट अगेंस्ट, क्या लिखोगे आप, टू फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन हेल्प करा है आपको, ठीक है। एंड टू अटेन क्या, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है ना, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को इंक्रीज करने में, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को इंक्रीज करने में आपका हेल्प किसने करा है, प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग ने आपका किया। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, एजुकेशन, यहां पे लिख सकते हो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, हेल्थ केयर, इन सब में आपका हेल्प किया है इकोनॉमिक प्लानिंग ने। तो दैट्स इट, इतना आपका कंक्लूजन में सफाइस कर जाएगा। ऑलराइट, आपने जितना कुछ लिखा है सबको आपने यहां पे सम अप करके लिख दिया है। ऑलराइट, तो ये रहा आपका इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर। ऑलराइट, तो चलिए यहां पे मैं अपने लेक्चर को एंड करता हूं। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।